बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और ये लेक्चर प्रोजेक्टाइल टॉपिक से है और इसका नाम है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब हम पहले इसको सीखते हैं कि रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय a body during a projectile motion या the horizontal distance covered in point of projection and point of impact। रेंज का मतलब है कि जब भी कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक ये जो एक्स एक्सिस है, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ किया है दिस इज एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान बॉडी एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस कवर करती है उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो उसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस के ऊपर उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। अब मैं आप लोगों को इस एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। एक प्लेयर है, वो क्रीज पर मौजूद है और उसने क्रीज से एक बॉल को हिट किया और बॉल जो है वो बाउंड्री के बाहर चली गई तमाशाई में। अब ये जहां से बॉल को हिट करता है और जहां पे बॉल जो है वो ग्राउंड के साथ टच होता है, इसके बीच में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स, उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक जो एक्स एक्सिस के ऊपर एक बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्टेंस कवर करती है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? उसको हम रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। अब आपको इसको इस तरह डिफाइन करोगे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन या द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जहां से आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, और जहां पे प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड है उसके साथ टच होता है, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है उसको हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज। रेंज को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और मैथमेटिकली रेंज को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? एक इक्वेशन है S इज इक्वल टू VT, आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी। V इज इक्वल टू S बाई T। अगर मैं दोनों साइड पे T को मल्टीप्लाई कर लूं तो T क्रॉस V इज इक्वल टू S बाई T क्रॉस T। T और T कैंसल, S इज इक्वल टू V क्रॉस T। इसमें ये जो V है बेसिकली वो हमने किस एक्सिस के ऊपर ली है? X। तो X पे V किस चीज के बराबर है? VI cos थीटा। S जो है वो बराबर है R के, रेंज है, और T जो है वो कैपिटल T के बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये कल हमने फाइंड किया था। अब आप ऐसा करो कि इसकी जगह पे R लगाओ और VIX की जगह पे VI cos थीटा लगाओ और T की जगह पे कैपिटल T लगाओ, फिर उसकी वैल्यू पुट करो तो आपके पास आ जाएगा R इज इक्वल टू VI cos थीटा क्रॉस 2VI sin थीटा डिवाइडेड बाय G। अब VI ज़रब VI इनसे क्या बनता है? VI स्क्वायर और 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय G। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब 2 sin थीटा cos थीटा जो है वो हमें पता है बराबर है sin 2 थीटा के। तो यहां पे जो 2 sin थीटा cos थीटा है इसकी जगह पे क्या लगाओ? R इज इक्वल टू VI स्क्वायर। तो 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पे लगाओगे sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G। अब इस इक्वेशन को अगर आप लोग देख लो, इसमें अगर मैं साइन 2 थीटा और G दोनों को मैं कांस्टेंट लूं, G और साइन 2 थीटा जो है उसको मैं क्या लूं? कांस्टेंट लूं, तो आपके पास रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VI स्क्वायर को। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर आपको कहे कि लेट सपोज G जो है
वो 9.8 है और साइन 2 थीटा जो है वो लेट सपोज 90 के बराबर है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी हमें दी गई है कि वी आई जो है वो आपके पास लेट सपोज 2 मीटर पर सेकेंड पहले थी, उसको मैंने 4 मीटर पर सेकेंड कर दिया। ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट थी। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर लेता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो 2 जार 4 आता है, तो इसका मतलब रेंज जो है वो 4 टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इस वेलोसिटी को डबल कर लेता हूं रेंज 4 टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि यहां पे स्क्वायर है। अगर मैं इस वेलोसिटी को 3 टाइम कर लेता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर है, रेंज 9 टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि R इज इक्वल टू, लेट सपोज वी आई को मैंने 3 लिया है, R इज इक्वल टू कि 3vi का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। R इज इक्वल टू 3 ज़रबे 3 इससे क्या आता है 9 और यहां पे आता है vi स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये फिर R के बराबर है, इसकी जगह पे R लगाओगे तो R इज इक्वल टू के 9R। इसका क्या मतलब है कि जब आप स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को 3 टाइम इंक्रीज करते हो तो रेंज कितने टाइम बढ़ता है, 9 टाइम बढ़ता है। इसके बाद है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू G। अगर आप Vi और साइन थीटा को कांस्टेंट रखते हो, G की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो रेंज का इनके साथ इनवर्स ताल्लुक है। एक बंदा जो है वो K2 के ऊपर खड़ा है, बॉल को फेंकता है, और एक बंदा जो है वो करक में खड़ा है, बॉल को फेंकता है। करक जो है वो सतर समंदर से उसकी हाइट जो है वो कम है, K2 की हाइट बहुत ज्यादा है। K2 में ग्रेविटी की वैल्यू कम है तो रेंज ज्यादा होगा, करक में G की वैल्यू ज्यादा है तो रेंज क्या होगा, कम होगा। इसके बाद R डिपेंड्स अपॉन थीटा। रेंज जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि किस तरह डिपेंड करता है, अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। पहले हम यहां पे मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्टाइल जो है उसको आप किस एंगल से जब प्रोजेक्ट करोगे तो उसका रेंज मैक्सिमम आएगा। तो ये आपके पास फार्मूला है R इज इक्वल टू की वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब अगर मैं रेंज को मैक्सिमम करना चाहता हूं तो मैं साइन 2 थीटा जो है वो मेरे पास 1 के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, 1 के बराबर आना चाहिए। जब भी कोई एंगल आपके पास आप एंगल पुट कर लेते हो और उसका आंसर 1 आता है तो इसका मतलब यह है कि ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो साइन 2 थीटा जो है वो मेरे पास 1 तभी आएगी जब मैं यहां पे एंगल कितना लूंगा, 90 का। ये मेरे पास है साइन 2 थीटा। अगर 1 आप आंसर लेना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि साइन के साथ एंगल कितना होना चाहिए, 90 का होना चाहिए। 1 की जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, साइन 90, क्योंकि साइन 90 किस चीज के बराबर है, 1 के। जब मैं यहां पे 1 की जगह पे साइन 90 लगा लेता हूं तो साइन और साइन क्या हो जाता है, कैंसल। यहां पे आपके पास आता है 2 थीटा इज इक्वल टू 90। अब इसको 2 के ऊपर डिवाइड करो, इसको भी 2 के ऊपर, 2 और 2 कैंसल, और 90 को जब 2 पे डिवाइड कर लेते हो तो थीटा इज इक्वल टू के 45 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री के साथ प्रोजेक्ट करूंगा तो आपके पास रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। यहां पे मैंने सारी चीजें जो है वो फाइंड किया है। अब साइन 2 थीटा की जगह पे जब आप 1 लगाओगे तो आपके पास रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो इस तरह आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम एट डैश एंगल। तो आपने 90 60 के बजाय किसको टिक देनी है, 45 को। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है, देखो अगर मैं यहां पे लिखूं R इज इक्वल टू की वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 और थीटा की जगह पे मैं 45 लगाऊंगा तो 2 क्रॉस 45 इससे 90 आता है। साइन 90 किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें यह है कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि अगर आपके पास दो एंगल्स हो उसका रेंज जो है वो क्या हो, सेम हो। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है
कि हर वो दो एंगल्स जिनका सम क्या आता है 90 आता है, उनका रेंज क्या होगा, सेम होगा। देखिए अगर मैं यहां पे रेंज के फार्मूले में R इज इक्वल टू के VI स्क्वायर साइन ऑफ 2 क्रॉस थीटा 20 ले लूं या थीटा 70 ले लूं, उसको मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो ये एक ही पॉइंट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर क्या करेंगे, लैंड करेंगे। इनका रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। अब अगर मैं 30 और 60, एक प्रोजेक्टाइल को मैं 30 एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करूं, दूसरे को मैं 60 के ऊपर प्रोजेक्ट करूं, फिर भी उसका रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 40 के ऊपर प्रोजेक्ट करूं और दूसरे को मैं 50 के ऊपर प्रोजेक्ट करूं, तो इनका भी रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं किसी प्रोजेक्टाइल को 35 के ऊपर जो है प्रोजेक्ट करूं और यहां पे आपके पास क्या आता है 60 55 प्लस 35, इनसे 90 आता है, नहीं 45 नहीं 55 प्लस 35 जो है इनसे क्या आता है 90। तो ये आपके पास रेंज क्या देगा, इनका रेंज क्या होगा, सेम होगा। ठीक है।